Hello everyone in the Ansarkari again, and today we will go in the details of the Parliament sessions and about the offices of the Parliament of India. So yesterday we were talking about the office of Speaker of the Indian Parliament, particularly the Lok Sabha. We talked about what are the major roles, responsibilities, what are the sources of powers for the speakers, which are three. Which we talked number is the Constitution of India, then the Parliamentary Convention, and the third is the business proceedings of the Lok Sabha uh, and the rules of the Lok Sabha. Apart from that, uh, if we talk about the order of precedence of the number that where the speaker comes in the order of precedence, तो जब हमने देखा होगा हम नेशनल हाईवेज पर से गुजरते हैं तो वहां पर बड़े बड़े बैरिकेड्स होते हैं जिनके ऊपर लिखे होते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस दैट दीज पर्टिकुलर पीपल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टोल। तो वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ना केवल वहां पर होते हैं हाईवेज पर, बट ऐसे ही मेजर जो पब्लिक स्पेसेस हैं जहां से ऐसे लोगों को एग्जाम करना होता है वहां पर लिखे होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखे। तो द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ स्पीकर इज 7, यानी ये जो इंडिया की टॉप इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पोस्ट है उनमें इनका नंबर 7 है। इसके बाद अगर हम बात करें स्पीकर की, तो स्पीकर के ऊपर यूपीएससी एग्जाम मेंस के अंदर एक क्वेश्चन भी आया था कि वेदर वी शुड रिमूव द प्रैक्टिस ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर इन इंडियन पार्लियामेंट विद द प्रैक्टिस ऑफ रिटेन, जहां पर वंस द स्पीकर इज इलेक्टेड then he has to resign from his political party on the basis of which he is the member of Lok Sabha। और जिसमें हमने बात की कि सेम प्रैक्टिस हम कर नहीं सकते हैं। क्यों? आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, 368 आर्टिकल यूज होगा, और अगर आप उसे करते भी हैं तो वायलेशन हो जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीकर है वो जब पार्टी से आता है, किसी मेजोरिटी पार्टी से आता है, तो उसका पार्टीशन इंटरेस्ट की जहां तक बात है वो हम उसको मौका नहीं देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ पर कास्टिंग वोट का प्रावधान है कि आप जब इक्वालिटी हो जाएगी वोट्स में, मेजोरिटी और अपोजिशन में, तब आप अपना वोट देंगे। तो पार्टीशनशिप को कहीं ना कहीं खत्म किया गया है ऑलरेडी। दूसरा, जो स्पीकर है, स्पीकर की जो पावर्स है वो डिस्क्रिशनरी नहीं है, वो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो मेंशनड है बिजनेस प्रोसीडिंग्स के अंदर, रूल्स ऑफ हाउस के अंदर एंड पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के अंदर। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि स्पीकर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से आता है तो वो पार्टीशन इंटरेस्ट या निपोटिज्म करता है, अपनी मेजोरिटी पार्टी को सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी उसके रूल्स, जो भी उसके कन्वेंशन है, वो उस पर एक्ट करते हैं एज ए चेक्स एंड बैलेंस, ताकि वो भी डेमोक्रेटिक तरीके से जो फंक्शनिंग और प्रोसीडिंग है लोकसभा की उसका निर्वाह करें। इसके बाद कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म है कि जो स्पीकर्स होते हैं वो डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि है डिबेट एंड आर्बिट्रेशन विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ द लोकसभा, उन पर वो चर्चा ढंग से नहीं होने देते हैं, वो बाईपास कर देते हैं स्पीचेस को। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि हमारे यहाँ अलग अलग कन्वेंशन है, जैसे कि पार्लियामेंट्री कमिटीज हमारे यहाँ पर है, जिनमें की 2 तरीके की होती है, स्टैंडिंग और एडॉक कमेटी। उनकी भी हमने काफी डिटेल में चर्चा की इन द प्रीवियस वीडियो। इसके बाद हमारे यहाँ अलग अलग तरीके के पॉलिटिकल टूल्स भी होते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन आवर होता है, 0 आवर होता है, मोशंस होते हैं, रिजोल्यूशंस होते हैं। तो इतनी सारी चीजें हमारे यहाँ पर ऑलरेडी एज अ चेक एंड बैलेंस काम करती हैं। देयरफॉर वी शुड नॉट प्रोवाइड, वी शुड नॉट फॉलो द ब्रिटिश प्रैक्टिस, वी शुड रिमेन stick to our current practice, which is enshrined in the constitution by the noble leaders। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा डिबेट बाईपास ना हो, तो उसके लिए हमें जरूरत है कि जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन पब्लिक मुद्दों पर, मैटर पर डिस्कस करे, डिबेट करे, ह्यू एंड क्राई ना। जो स्पीकर की भी सैंक्टिटी है वो भी कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो एक एमपी को मिलते हैं उनकी वजह से भी खराब होती है। तो हम तो फिर ये भी बोलेंगे कि उनको भी हटा देना चाहिए, लेकिन उसमें भी हम देखते हैं कि किस तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ हाउस हमारे यहाँ पर भी होता है। तो इन सारी चीजों को
एफिशिएंट मैनर में, पीपल सेंट्रिक अप्रोच के साथ, और पार्लियामेंट की सैंक्टिटी को समझने के साथ सारी जो रूल्स एंड कन्वेंशन उनको लागू करना चाहिए, और अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट प्रेजुडिसेस उनको पार्लियामेंट के अंदर अहम भूमिका नहीं देनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी स्पीकर को दी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सबसे पहला, if a question appears in the prelims exam that the constitution provides security of tenure to the speaker, so will this be true or false? So the answer will be true. He is provided with the security of tenure. क्यों? क्योंकि आप उनको किसी भी दिन जाकर नहीं बोल सकते कि आपको हम रिमूव कर रहे हैं। उनकी पॉलिटिकल पार्टी उनको ऐसा नहीं बोल सकती कि भाई आप तो हमारी पार्टी की टिकट से आए हैं, आप उतर जाइए, और किसी और सांसद को बिठा देते हैं स्पीकर में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने इलेक्ट किया है तो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस से इलेक्ट किया है, और जब आप उन्हें उतार रहे हैं उनकी पोस्ट से, तो भी आप 14 दिन का तो सेशन का नोटिस देंगे उन्हें, और जब उनको उतार रहे हैं तो रिजोल्यूशन पास करवाएंगे स्पेशल मेजोरिटी के साथ, और रिजोल्यूशन में मेंशन करेंगे इन द रिटन टेस्टिमनी कि ऑन व्हाट चार्जेस यू आर रिमूविंग द स्पीकर। और उसके बाद भी जो आप इस तरीके का रेजोल्यूशन डिस्कस करेंगे, तब उस डिस्कशन का मैटर भी बनेंगे वो स्पीकर, कि आप मुझे भी बताइए मैंने ऐसा क्या काम किया है गलत जिसकी वजह से आप मुझे हटा रहे हैं। और 50 MP चाहिए उस रेजोल्यूशन को इवन टेबल पर रखने के लिए। तो डिस्कस तो आप बाद में करोगे, लेकिन पहले 50 MP की सपोर्ट होनी चाहिए रेजोल्यूशन को लाने के लिए। इसके बाद जो स्पीकर है उसका सेकंड शेड्यूल के अंदर ये भी जिक्र है कि उनकी जो सैलरी और अलाउंस होंगे वो क्या होंगे। अब सैलरी और अलाउंस तो है, लेकिन किस तरीके से है, वो है चार्ज, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसकी हम बात करते हैं आर्टिकल 266, उसके अंदर बताया हुआ है, मेंशन है कि स्पीकर की इतनी एनुअल अलाउंस होगा, सैलरी होगा। उसके आप उसको आप डिस्कस तो कर सकते हैं कि कितनी मिल रही है, कैसे मिल रही है, लेकिन उसके ऊपर वोट नहीं कर सकते कि या इसको आप घटा दें वोट करके, नहीं कर सकते हैं। तो उसकी भी सिक्योरिटी है। तीसरा, अगर स्पीकर ने कुछ भी बोला हाउस में, या स्पीकर का कोई भी काम है, कंडक्ट है, तो फ्रेंड करुणा अभी आप मत करो थ्रो द लेफ्ट आउट पार्ट आई एम डिस्कसिंग एंड देन वी विल मूव। तो वो जो सारा स्पीकर का कंडक्ट है, वो अगर आप जब लोकसभा के अंदर डिस्कस करते हैं, जब हम बात करते हैं विवेक देबरॉय, ही इज एन एमपी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, he took the book of Indian constitution and threw that book on the face of speaker, so he was disqualified from the house। लेकिन अगर स्पीकर ने भी ऐसा उनको गाली गलौज किया, तो उसका भी अगर जब डिस्कस होगा तो वो भी एक सब्सटेंटिव मोशन पर होगा, और मोशन पास करने का एक पूरा प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन। इसके बाद जिस तरीके से वो हाउस चलाएंगे, जिस तरीके से हाउस के रूल बनाएंगे, जिस तरीके से कमिटीज को गवर्न करेंगे, देयर इज नो ऑप्शन फॉर जुडिशियल रिव्यू। आप कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते कि हमारे स्पीकर हमारे साथ इस तरीके से गलत कर रहे हैं। हाउस चलाने की सारी जिम्मेदारी उनके हाथ में है, वो जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। कास्टिंग वोट की हमने बात की, रैंक की हमने बात की। देन इफ वी टॉक अबाउट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो डेप्यूटी स्पीकर भी इलेक्टेड ही होते हैं लोकसभा के अंदर, और ये भी लोकसभा से ही चुन के आते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग एक्सेप्शन है। पहला, स्पीकर जो चुनते हैं उनकी डेट सिलेक्शन करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर की जो डेट होती है इलेक्शन की, वो डिसाइड करते हैं स्पीकर। और जब भी स्पीकर नहीं बैठे हैं अपनी सीट पर, यानी स्पीकर की सीट वैकेंट है, तो डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर का रोल निभाते हैं। और ये हमने देखा है कि कब कब वैकेंट होती है सीट, अगर आपकी डेथ हो गई है, अगर आपने रिजाइन कर दिया है, अगर आप लोकसभा के मेंबर ही नहीं रहे, आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, 3 तरीके से जो हमने चर्चा की, तो डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर का रोल निभाते हैं। और एक बार तब भी निभाते हैं जब वो एब्सेंट है, यानी स्पीकर बीमार हो गए हैं, उनके घर में कुछ है,
तो भी डेप्यूटी स्पीकर उनका रोल निभाते हैं। और इन केस डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो जो हम बात करते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, उनमें से कोई इंसान आकर के स्पीकर का रोल परफॉर्म करता है। Now, if I ask a question that under Article 108, there is a provision for joint sitting of both the houses of parliament, who from the Lok Sabha co-chairs that joint commission or joint session. Karuna. Any other? लोकसभा के जो स्पीकर होंगे वो ही लीड करेंगे जॉइंट कमीशन, जॉइंट उसको। और अगर स्पीकर भी नहीं है सचिन जी तो वाइस स्पीकर होंगे। डेप्यूटी स्पीकर। तो यहाँ हाँ, पर डेप्यूटी। हाँ और अगर वो भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन तो ने ये फिर बात की कि अगर स्पीकर नहीं है तो भी आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं बिठाएंगे, तो भी डेप्यूटी स्पीकर बैठेंगे। और डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो पैनल में से कोई बैठेगा। राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री हैं, जो वाइस राज्यसभा के चेयरमैन है, वो नहीं बैठेंगे। इसके बाद डेप्यूटी स्पीकर को एक पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, और वो क्या है? वो ये है कि आप स्पीकर की तरह ही आपकी जो डेजिग्नेशन है उसकी सैंक्टिटी मानी जाएगी। यानी ऐसा नहीं हो सकता है कि हाउस के अंदर जब स्पीकर सीट पर बैठे हैं तो आपको ऐसा क्रिटिसाइज या फिर आपको ऐसा ट्रीट किया जाए तो आप कि आप तो छोटे भाई हैं, आप डेप्यूटी स्पीकर हैं। नहीं, दिस कांट बी डन। यू आर आल्सो द इक्वल मेंबर ऑफ द हाउस। एंड नंबर टू, दैट इज whenever you will be having the opportunity to represent in a committee, you automatically becomes that committee's chairman. इवन स्पीकर के पास भी वो पावर नहीं है जो ऑटोमेटिकली पावर पार्लियामेंट के अंदर डेप्यूटी स्पीकर को दी गई है। एंड दिस इज व्हाई द डेप्यूटी स्पीकर पोस्ट is also acting as a check and balance on the parliamentary debates, on the parliamentary privileges of both individual MP as well as the collective strength. इसके बाद इनके पास भी कास्टिंग वोट होता है जब ये स्पीकर का रोल निभाते हैं। यानी जब भी ऑपोजिशन और मेजोरिटी पार्टी दोनों किसी मुद्दे पर वोट डालें और दोनों के वोट बराबर आ जाएं, तो एक वोट से किसी को जिताना हो तो उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। तो जब स्पीकर का रोल निभाते हैं डेप्यूटी स्पीकर, तब ये एक्सरसाइज करते हैं कास्टिंग वोट। और इनको भी अगर रिमूव करना हो तो 14 डे का एडवांस नोटिस इनको दीजिए। जब रिजोल्यूशन आप डिस्कस करेंगे प्रेजेंट भी रहेंगे, और रिटर्न चार्जेस पे बताइए कि इन्होंने ऐसा क्या गलत काम किया है जिसकी वजह से आप इनको हटाया है। इसके बाद जो डेप्यूटी स्पीकर हैं, इनकी भी सैलरीज अलावेंसेज जो सेकंड शेड्यूल के अंदर मेंशन है, चार्ज है कंसोलिडेटेड फंड के अंदर। इसका मतलब पार्लियामेंट उनको घटा नहीं सकती है, आप बढ़ा सकते हो। और चार्ज है, आपको देनी ही देनी पड़ेगी। आप वोटिंग नहीं करा सकते बजट के टाइम पे कि इनको इतनी सैलरी मिल रही है। अगर आप इनके एनुअल परफॉर्मेंस देखें तो उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। एक भी दिन डेप्यूटी स्पीकर अपनी पोस्ट पे नहीं बैठे तो क्यों ना इनकी सैलरी घटा दी जाए। नहीं, आप नहीं कर सकते, कोई वोटिंग नहीं कर सकते। आप चर्चा कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू वोट। Now, one important thing as far as the deputy speaker is concerned, that this is the only political post, and we can say this is the only parliamentarian post which is assigned to the main opposition party, not to the majority party. Though it is written in the constitution that speaker has to come from the majority party on the basis of the election, but deputy speaker is coming from the main opposition party. But if a question comes in the prelims exam that original constitution provides deputy speaker post to the main opposition party in India, so will this be correct or false? So the answer is it will be false, because original constitution do not mention such kind of things. It is the convention, it is the 11th Lok Sabha. Post that there is a unanimous decision taken by the parliament so as to have a check and balance mechanism on the speaker by having deputy speaker coming from the main opposition party. And this example you can also write during that discussion or during writing that answer of mains, when we were saying that speaker culture should be adopted from Britain. No, we should not obtain, because already we have such checks and balances in the constitution where the deputy speaker is also coming from the main opposition party, which simply means
that opposition party is also considered politically sanctified and do have a lot of respect as far as the arbitration process is concerned within the premises of the Lok Sabha. And as we all know that the very first speaker of Indian Parliament was Shri G.V. Mavalankar, and deputy speaker was Shri Ananta Sannam Iyengar. And all these speaker and deputy speaker posts we have in the pre-independence time also, starting from the Montague-Chelmsford reforms of 1919 to Government of India 1935, and the very first Indian speaker, we can say, his name is Dr. Satchidanand Sinha. He held the position into the Imperial Civil Services also, and during the 1920s and 21 particularly, he had this post of speaker into the Central Legislative Assembly. But important thing here is Dr. Satchidanand Sinha was not elected. If a question comes in the prelims, so the very first speaker of Indian Parliament who was elected was Satchidanand Sinha. So the answer will be false. He was appointed. The first elected speaker of Indian Parliament pre-independence time is known as Sri Vittal Bhai Patel. He is known as the first elected speaker of the Central Legislative Assembly. और जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 laid out that these designations, these nomenclatures will henceforth be considered as speaker and deputy speaker, because earlier they were known as president of the Lok Sabha or president of the Central Legislative Assembly and deputy president of the Central Legislative Assembly. Then if we talk about the panel of chairperson to assist the proceedings of the House, to assist the speaker and deputy speaker, to assist the documentation work, and to ensure the secretarial assistance to the offices of the Lok Sabha. So in the constitution it is not mentioned. It is mentioned in the rule of Lok Sabha that there should be a panel of chairpersons of the Lok Sabha. यानी अब speaker नहीं है, deputy speaker नहीं है, तो भी कोई chair बन सकता है, to avoid the practice of superannuation. Lok Sabha के case में we have 10 chairpersons who can preside during the absence of speaker and deputy speaker. They are also elected. Oh, sorry, they are nominated. They are nominated by the speaker, and in the case of deputy speaker, by deputy speaker. So they are nominated people, and they are 10, but they are not officers. They are the members of the House itself. But in case the speaker is not available, the deputy speaker is not available, and even these 10 people are not available, then what to do? Then any person who is having that post of speaker in that particular moment will decide that who will be considered as the speaker, and a temporary election will decide. And one important thing, here comes the role of President of India, that when the panel of chairperson is not available, the speaker and deputy speaker is not available, during such times, the role and responsibility of the speaker office will be decided by the president, and the person will be appointed by the president on that post for the temporary period, and within that moment, election will have to take place as soon as possible. This is the information as far as the Lok Sabha's political chair offices are concerned. So in the Rajya Sabhas, we will go in later part of the course. So now we are talking about the sessions of the parliament. So Article 5 talks about sessions of the parliament, and it says कि साल के अंदर आप कम से कम 2 सेशन तो करवाइए ही करवाइए, because it says that there should not be more than 6 months gap
between the two sessions of the parliament. तो 12 तो महीने ही होते हैं, तो अगर 6 महीने से ज्यादा का गैप है, so it will not let the bills pass, it will not let the arbitration takes place, and it will establish the rule of executive, not the parliament. So to provide the representative opportunity to discuss the executive decisions, it is a convention laid out in the constitution that we should have 2 sessions at minimum within a year in the Indian Parliament. As it is written, must be held. Now, important thing here is who decides as to when the sessions will take place. So it is again under Article 75, the Council of Ministers who will decide when the session will take place. We have often heard this thing that Prime Minister has given a call to the President of India to summon the House for the session. So this is not the Prime Minister. It is the Council of Ministers headed by the Prime Minister who is sending this resolution to the President Office to have the session for discussing the various important bills of the general public importance. अगर हम नॉर्मली तरीके से देखें तो हमारे यहाँ 3 तरीके के सेशंस occasionally देखे जाते हैं. Very first is budget session, which start from the 1st of February every year, when the President of India comes in the premises of the Parliament and represents the whole Parliament. So this is a very ENESS नहीं यार इंग्लिश का जी kindly mute Divya. इंग्लिश का स्पेलिंग ENLI पॉलिटिकल साइंस POLIC Proceed. So we were talking about the various sessions. So the budget session, which starts on the 1st of February every year, when the President of India comes into the Parliament and addresses the Parliament of India, announces the schemes, the previous schemes of the Government of India, and laid out a plan for the next coming year. This budgetary speech is considered as very important and sacrosanct as far as the majority of the central government is concerned. Because in case the Parliament do not approve this budgetary speech of the President of India, then the Council of Ministers will become susceptible to the no confidence motion. And if the no confidence motion is duly passed, then the Council of Ministers must have to be dissolved by the President of India. So this budgetary speech is again considered as an important tool as far as the efficacy of the Government of India is concerned, which is duly decided by these persons. Second is monsoon session, and the third is winter session. In the sessions, we have talked about what is a sitting. Sitting starts in 2 times, from 11 to 1, and then from 5 to 7. And it is not mandatory that only in these times the sittings will take place. Sittings can take place any time, subject to the decision of the chairperson of both the houses. And the prominent example we have of the GST, where the sitting was there even in the night at 2 a.m. So quorum is the strength of the members of each house, which should be present so that the parliamentary functioning can take place in the house. That is 1/10, which is written in the constitution, that in every house, if there is not 1/10 members are even available, then it will be considered that there is no quorum, and it is the responsibility of the speaker as well as of the chairman to adjourn that house for the time period during which the quorum can be constituted again. Then according to Article 100, yes, again it is the same thing. So we have various kind of provisions which are mentioned here, that is lame duck session. So what is lame duck? Lame duck session is considered as the last session of the current Lok Sabha. And the majority party, which is having the important and largest stake into the Lok Sabha, is not able to get the similar kind of higher majority and comes in the opposition.
So that simply means as a lame duck session. Here comes an important note, and that is the post and the office of Speaker Pro Tem also. Who is Speaker? We have talked in detail. Now, who is Speaker Pro Tem? So, Speaker Pro Tem is a temporary speaker which is appointed by the President of India for a temporary period during which the newly constituted Lok Sabha's members takes the oath and affirmation and becomes the new member of the Lok Sabha. This is a written provision that President of India has to appoint the senior most member of the Lok Sabha coming from the majority party only on the post of Speaker Pro Tem, and it is the Speaker Pro Tem who will head the first sitting of the newly constituted Lok Sabha. But it is the President who will ensure that within the minimum time period, the election of Speaker do takes place, so that the representation, the full representation can take place. By full representation, again, India is a democratic elected republic. So our speaker is also elected. It is not appointed. If we will allow the appointment process, we will go back to the historical period of the 1920s when we had the appointed Dr. Sachidanand Sinha. Then summoning of the house, जिसमें हमने बात की, प्रेसिडेंट साहब जो है on the aid and advice of the council of ministers सम्मन करते हैं, किसी भी टाइम बुला सकते हैं हाउसेस को, आइए बात करते हैं. प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस, प्रोरोगेशन में सिटिंग को जो है एडजर्न कर दिया जाता है और ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से होता है. यहाँ पर अगर कोई सेशन है, अगर हम बात करें, अभी बजट सेशन चल रहा है, तो बजट सेशन के अंदर अगर 10 दिन बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो कहे कि बिकॉज ऑफ international exigencies we cannot allow the parliament to function and we have to pass the budget as soon as possible, and the speaker does so, Rajya Sabha's chairman does so, and the president does so, then the council of ministers can request and can recommend even the president of India to please pass a prorogation letter so as to end the session of the parliament. Adjournment हमने देखा, प्रोरोगेशन के अंदर पूरे सेशन को ही हटा दिया जाता है और एडजर्नमेंट के अंदर सिटिंग को हटाया जाता है. यानी आप सुबह तैयार होकर 9 बजे पार्लियामेंट के अंदर आते हैं और आपको बैठना था 11 बजे तक, लेकिन इतना हंगामा हो गया कि 9:30 बजे ही खत्म करना पड़ा सेशन. तो उस सिटिंग को खत्म करने के लिए बात की जाती है एडजर्नमेंट. एडजर्नमेंट कौन करता है? एडजर्नमेंट करते हैं चेयरपर्सन ऑफ द बोथ द हाउसेज, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, दैट इज लोकसभा स्पीकर एंड राज्यसभा चेयरमैन. एक और चीज यहाँ पर है एडजर्नमेंट सिंडाई. Adjournment sindai is a mechanism and is an extension of adjournment process where there is no time frame mentioned. The time the speaker or the chairman is sitting from his chair and just going. He is not telling when to come back. He is saying I am going. That's all. Adjournment pass order is passed duly. So this is the difference between adjournment and adjournment sindai and the prorogation. Okay, so move please. Then we have यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट देख लेते हैं. थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग द एडजर्नमेंट देयर इज नो इफेक्ट ऑन एनी बिल, ऑन एनी रिजोल्यूशन, ऑन एनी वोटिंग मैटर. खाली सिटिंग ही एडजर्न की गई है. दोबारा भी बैठेंगे, आज नहीं बैठेंगे, कल शाम को बैठेंगे. तो टाइम बताकर उठे हैं स्पीकर साहब, चेयरमैन साहब. और प्रोरोगेशन में आपका सेशन ही खत्म हो गया. तो यहाँ पर भी देखा जाए तो ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर बिल के ऊपर एक प्रावधान है कि इट आल्सो डज नॉट अफेक्ट द बिल्स और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग बिफोर द हाउस. लेकिन अगर आपने कोई रिजोल्यूशन पास किया है तो वो नलिफाइड हो जाएगा. पेंडिंग नोटिस अगर आपके हैं तो वो लैप्स हो जाएंगे. अगर एक सेशन से दूसरे सेशन को कोई मेमो इशू हुआ था वो भी लैप्स हो जाएगा. लेकिन कोई कानून के ऊपर कोई बिल आप लाए हैं, ट्रांसजेंडर बिल की आप लाए हैं, टेलीकॉम बिल आप लाए हैं, एनआईए बिल आप लाए हैं, तो वो ऐसे कैसे रहेंगे. देयर सैक्रोसेंट नेचर विल बी कंसीडर्ड एज सैक्रोसेंट एंड दे विल नॉट बी कंसीडर्ड एज नलिफाइड.
unlike in the case of dissolution and the emergency provisions, which we will dealing in detail in the later part of course. Okay, Karuna, please Karuna. और डिसोल्यूशन भी बता दीजिए. Yes, sir, it is coming. So dissolution, whenever we look at this term, so we should confine our mind and our attention to only Lok Sabha, because dissolution is all about the life of the Lok Sabha. When the dissolution is passed, it ends the life of the Lok Sabha, which simply means that adjournment के अंदर आपने अगर हम खाली लोकसभा की बात करें, एडजर्नमेंट के अंदर स्पीकर ने कहा कि लोकसभा नहीं चल सकती है, कल शाम तक उठकर चले गए. एडजर्नमेंट सेंड आई के अंदर उन्होंने बोला लोकसभा नहीं चल सकती है, वो उठकर चले गए. प्रोरोगेशन के अंदर उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट साहब आप जो है सेशन को खत्म करवा दीजिए, कोई चलने ही नहीं दे रहा है, खत्म हो गया. डिसोल्यूशन के अंदर ये है कि आप जो है लोकसभा को ही खत्म कर रहे हैं. जितने भी इलेक्टेड एमपीज हैं, दे विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एमपी नाउ, बिकॉज देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ लोकसभा. दोबारा से इलेक्शन होगा, तब सारे एमपी इलेक्ट होकर आएंगे, ओपोजिशन के भी, मेजोरिटी के भी, नॉमिनेटेड भी, इलेक्टेड भी, इंडिपेंडेंट भी, तब जो है लोकसभा कंस्टिट्यूट होगी. तो ये जो है डिसोल्यूशन अगर एक बार पास हो जाता है, हमने देखा डिसोल्यूशन अलग अलग कारणों से होता है. आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, आपकी बजटरी स्पीच प्रेसिडेंट साहब देने हैं उसको पास नहीं किया गया, तो आप डिसोल्व हो गए. आप जो है फ्लोर ऑफ द हाउस पर मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पा रहे हो, आप जो है मनी बिल पास नहीं करवा पा रहे हो, तो आप डिसोल्व कर दिए जाओगे. आप जो है आर्टिकल 117 क्लोज 3 के अंदर जो मनी बिल से अलग जो फाइनेंशियल मैटर्स के बिल हैं, अगर आप उनको डिस्कशन के टाइम पे पास नहीं करवा पाए, तब आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा. आप जो है जितने एमपीज हैं, अगर आपके एमपीज स्प्लिट कर जाते हैं तो आपका डिसोल्यूशन हो जाएगा. अगर आपके एमपीज की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से ज्यादा का इलेक्शन डिक्लेयर्ड हो जाता है, डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा. अगर आपके इलेक्शन की प्रैक्टिसेस को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोर्ट में प्रूव करवा दिया कि आपके जितने एमपीज आए हैं फ्रॉड आए हैं, क्रिमिनल चार्जेस हैं, एफिडेविट गलत फाइल किए गए, आप डिसोल्यूशन हो गया आपका. तो इतने कारणों से आपका डिसोल्यूशन हो सकता है. आपकी जो विप है उनका आज्ञा नहीं मान रहे हो आप, पॉलिटिकल विप जो है आपकी, आप एब्सेंट हो 60 दिनों से ऊपर बिना बताए, तो भी आपके एमपी जो है उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, आपका डिसोल्यूशन हो जाएगा. तो लेकिन अगर एक अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस पास हो गया, या फिर प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि आई एम डिसॉल्विंग द हाउस ऑफ द लोकसभा, then it is not allowed for the president for himself to again say that it is my mistake. दोबारा से कर देते हैं constitute. Only provision is you have to conduct election within the 6 months time period. आपको 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना पड़ेगा. हाँ, I also want to ask one thing over here. Yes sir. That we were talking about adjournment motion. Yes So, sir. so can you please enlighten me by telling that adjournment motion provision, क्या वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह है, कि या सिर्फ राज्यसभा में ही है, या लोकसभा में भी है, या दोनों में है, और है अगर कहीं नहीं है तो क्यों नहीं? Sir, adjournment process is available. Adjournment motion provision. Yes sir. Adjournment That is motion what की I हमने mean. बात की थी अभी ना. Yes sir. हाँ, हाउस के एडजर्नमेंट की बात कर रहे थे, मोशन के अभी उसी कॉन्टेक्स्ट में है ये. Yes sir. हाँ. So the adjournment process is available in both the houses. If we talk about the Lok Sabha, so the responsibility for the adjournment and the power to do adjournment, and that is simply terminate the sitting of the house. जब हमने बात की कि एक जो सिटिंग होती है 11 से 1 की होती है, एक होती है 2 से 6, 8 रात को भी आप लगवा सकते हैं. अगर उसको खत्म करना है तो एडजर्नमेंट मोशन लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है. कौन करेंगे? स्पीकर करेंगे लोकसभा में, राज्यसभा के केस में चेयरमैन साहब करेंगे. वो नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन करेंगे, डेप्यूटी स्पीकर. यू मस्ट बी टॉकिंग अबाउट द सिटिंग ऑफ द हाउस, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑल ऑफ अस शुड मेक ए डिफरेंस that when it comes to the adjournment motion provision, वो रिटेन किया गया था सिर्फ हाउस ऑफ पीपल में, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हाउस ऑफ पीपल के लिए. वो मैंने इसीलिए आपसे पूछा adjournment motion provision. Okay sir, you are talking on motion, so yes, Yeah. so that is only available for the, yes, Lok Lok Sabha. Sabha.
So we must always try to bring जो similarly